ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिसंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है और दिसंबर का महीने में सदी का अंतिम यानी साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा, जिस पर मैं अलग से एक वीडियो अपडेट करूंगा। लेकिन अभी का जो वीडियो होगा वो केवल मेष लगन वाले जातकों के ऊपर आधारित होगा और ये थोड़ा सा वीडियो का ड्यूरेशन बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं इसमें हर पॉइंट को इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी बात, साप्ताहिक राशिफल, दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल और राशि परिवर्तन की रिपोर्ट अब लोगों को भेजना स्टार्ट कर दिया गया है और कुछ ही दिनों में जिनके अपडेट्स नहीं मिल रहे थे आपको ये अपडेट मिल जाएंगे। जिनको अभी भी अपडेट नहीं मिल रहा है वो अपने रिक्वेस्ट को पुनः एक बार हमारे व्हाट्सएप संख्या 9818318303 पर इसका रिक्वेस्ट ज़रूर आप डाल दीजिएगा, जिससे कि हमारी टीम इसको फॉलो अप करेगी। और वैसे डेटा इतना ज़्यादा हो गया है तो हम इसको मोबाइल ऐप पर भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और जैसे ही राशि परिवर्तन होगा एक नोटिफिकेशन आपके पास आ जाना चाहिए और जैसे ही डेली या साप्ताहिक राशिफल अपलोड करता हूं आपका अपना कस्टमाइज आ जाए। तो इस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं और आपको पता होगा कि इसमें कुछ टाइम लगता है, इसलिए बीच में कई दिनों से ये राशिफल अपडेट नहीं हो रहा था। अब हम बात करते हैं दिसंबर राशिफल के लिए और वो भी मेष लगन के लिए। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इस पूरे जो महीना रहेगा उसमें क्या क्या कंडीशंस बन रही है, किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस समय बढ़िया बन रही हैं। तो इसको हम ज़रा चेक करते हैं कि किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। राहु जो रहेंगे वो अभी भी वृषभ में रहेंगे और केतु अभी भी वृश्चिक राशि में उपस्थित रहेंगे। आपका जो लग्नेश मंगल है वो 24 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेगा और ये मीन राशि से राशि परिवर्तन करके अपने लगन में आएगा और रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाएगा। तो मेष लगन वाले जातकों के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है वो 24 दिसंबर के आसपास दिखाई देगा। और जो मैंने वीडियो का टाइटल रखा है, अब आने वाला अच्छा टाइम आखिर क्यों होगा, ये विश्लेषण के अंत में आपको पता चलेगा। तो ये जो पूरा प्लैनेट्स रहेंगे इसमें बृहस्पति की पोजीशन, शनि की पोजीशन और बाकी जो ग्रहों की पोजीशन होगा। जैसे बृहस्पति हो गया वो अभी भी मकर में है, शनि के साथ युति कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं और किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। तो मंगल का राशि परिवर्तन 24 दिसंबर को होने वाला है। सूर्य का राशि परिवर्तन हर महीने के 15-16 के आसपास होता है, तो इस बार 16 दिसंबर को सूर्य की संक्रांति होगी। धनु में सूर्य चले जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति में जैसे ही सूर्य चले जाएंगे खरमास लग जाता है, क्योंकि ये माना जाता है देवगुरु बृहस्पति की राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो उस समय मांगलिक कार्य बाधित हो जाता है, क्योंकि सूर्य एक क्रूर प्लैनेट है। और देवगुरु बृहस्पति की राशि में जब सूर्य जाएंगे तो वैवाहिक चीज़ें जो होंगी, वैवाहिक कार्यक्रम आप नहीं कर सकते हैं, मुंडन समारोह नहीं कर सकते हैं, गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो जिसको खर मास कहते हैं, पूरे 1 मास का ये ड्यूरेशन रहता है जब तक सूर्य धनु में रहेंगे। इसके अलावा शुक्र का राशि परिवर्तन 11 दिसंबर को होगा। शुक्र का राशि परिवर्तन 11 दिसंबर को होने वाला है और बुध का राशि परिवर्तन 17 दिसंबर को हो जाएगा। तो ये था कुछ राशि परिवर्तन होने की बात। और इस समय सर्वार्थ सिद्धि योग जो है इस महीने किन किन तिथियों में होगा इसको भी आपको नोट करके चलना चाहिए। 22 दिसंबर दिन मंगलवार यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और नाम से ही क्लियर है कि सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, सिद्ध करने के लिए ये तिथियां बनकर आती हैं।
हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग। इसके अलावा 24 दिसंबर, 28 दिसंबर और अंतिम दिन साल का यानी 31 दिसंबर ये भी सर्वार्ध सिद्धि योग बनेगा। इसके अलावा 3 दिसंबर को जो रहेगा संकष्टी चतुर्थी रहेगा। और संकष्टी चतुर्थी आपको मैं बता दूं, चतुर्थी जो होता है एक पूर्णिमा के बाद पड़ता है, एक अमावस्या के बाद पड़ता है। तो जो पूर्णिमा के बाद पड़ता है उसको हम लोग संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, और जो अमावस्या के बाद बनता है उसको विनायक चतुर्थी कहते हैं। दोनों का ही फल बहुत अच्छा माना जाता है। संकष्टी मतलब कष्ट को हरने वाला तिथि। तो इन दिनों सूर्योदय से लेकर चंद्र उदय तक का जो टाइम रहता है उसमें निश्चित रूप से व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना को पूर्ण मिलता है। और ये चतुर्थी है, आपको पता होगा चतुर्थी गणेश जी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। गणेश चतुर्थी के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर गणेश चतुर्थी नहीं पड़ रहा है, चतुर्थी है। और चतुर्थी का जो 2 नाम मैंने बताया है, विनायक चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी, ये दोनों चीज़ें जो होंगी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपको व्रत धारण करना चाहिए, जिससे कि आप भगवान गणेश जी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी भी रहेगा 11 दिसंबर को। देखिए उत्पन्ना एकादशी के बारे में नारद पुराण हुआ, इसके अलावा जो और भी ग्रंथ हैं उनमें भी ये पूरा मेंशन किया हुआ है कि एकादशी जो ये बन रहा है, उत्पन्ना का मतलब हो गया उत्पन्न किए हुए। विष्णु भगवान जी का एक रूप, एक अंश अवतार लिया था, और ये मुर नाम का जो राक्षस था उसको वध करने के लिए एक शक्ति प्रकट हुई थी, और इस शक्ति की उत्पत्ति एकादशी में हुई थी, इसीलिए इसको उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इसकी पूजा करने से भी देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न हो जाते हैं। जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे पोजीशन पे नहीं है, जो आप के लिए मारक सिद्ध होते हैं, उनको निश्चित रूप से इस दिन उपवास करना चाहिए और शाम को विष्णु भगवान जी की आराधना करना चाहिए और अपने निगेटिव चीज़ों को बताना चाहिए, जिससे कि वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा प्रदोष व्रत आप लोगों को पता होगा कि शिव प्रदोष व्रत जो होता है शिवरात्रि से कुछ दिन पहले ही होता है, और हर महीने शिवरात्रि होता है। तो यहाँ पर प्रदोष व्रत जो है वो 12 दिसंबर को है, जो और दूसरा जो है 27 दिसंबर को पड़ेगा। तो ये थे कुछ व्रत त्योहार, और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट जो राशि परिवर्तन हो रहे हैं और सर्वार्थ सिद्धि योग, ये तीनों ही चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसके बाद ही इस वीडियो को प्रारंभ कीजिएगा। तो अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं कि इस समय पूरे ग्रहों में प्रत्येक ग्रहों का आपके लगन पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक बार लगन के हिसाब से देखेंगे और एक बार आपके हाउस नंबर को, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, और इन सभी को समराइज करने के बाद जो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन आएगा उसको हम चेक करेंगे। और मैं ये बता दूं, ये केवल गोचर के आधार पर है। मेष लगन वाले करोड़ों लोग होंगे, लेकिन हर लोगों पर ये पूरे तरीके से असर नहीं करेगा। ये केवल उन लोगों पर असर करेगा जिनका लगन मेष है, क्योंकि मेरे सारे प्रेडिक्शन लगन बेस्ड होते हैं। तो इसको लगन के हिसाब से देखिएगा, चंद्र राशि, सूर्य राशि या कोई और मेथड के हिसाब से इसको चेक मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल ग्रह, क्योंकि आपका लग्नेश है, अष्टमेश है, लग्नेश है, और इसकी उपस्थिति क्या है, सबसे ज़्यादा चीज़ें लगन पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि लगन आप खुद होते हैं। तो लगन में जो मंगल है वो मंगल आपके लगन से द्वादश में रहेगा 24 दिसंबर 2020 तक, और 24 दिसंबर 2020 तक जैसे ये लगन से द्वादश में रहेगा, खर्च लगातार बढ़ेंगे, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक काम बहुत अच्छा होने वाला है, विदेशों से, या अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो आपको
कुछ बेनिफिट यहाँ पर ज़रूर मिलने वाला है और इसी बेनिफिट के कारण जो खर्च की अधिकता होगी उसको आप मेंटेन कर पाइएगा। दूसरा जो है 24 दिसंबर के बाद की स्थिति को समझने से पहले अब हम जो मंगल है, आपको पता होगा मंगल की चौथी दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि होती है और आठवीं दृष्टि होती है, इसका भी प्रभाव देखते हैं। तो 24 दिसंबर से पहले का प्रभाव क्या होगा मंगल का, इसको देखिएगा। मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ रही है वो शत्रु बुध की राशि में पड़ रही है, तो निश्चित रूप से 12th हाउस में जाकर बैठा है और देख कहाँ पे रहा है, चतुर्थ तृतीय स्थान को आपको देख रहा है और शत्रु राशि में देख रहा है। इसलिए छोटे भाई बहनों के भी खर्च बढ़ाएगा, छोटे भाई बहनों से संबंध को थोड़ा सा टेंशनाइज्ड आपको कर सकता है और रिलेशन को खराब करने की कोशिश करेगा, नेम फेम को भी ये थोड़ा खराब करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये स्थिति पूरा नहीं बनेगा 24 दिसंबर के बाद। जब तक मेष में मंगल रहेंगे तब तक आपकी तो एक प्रकार से कहा जाए लॉटरी निकल जाना या अच्छे दिन आने वाले हैं, ये आपके लिए सटीक एग्जाम्पल रहेगा, सटीक वर्ड रहेगा कहने के लिए। मंगल की जो सातवीं दृष्टि है वो बहुत सही जगह पे पड़ रही है, वो रोग ऋण और शत्रु पे पड़ रही है, तो निश्चित रूप से रोग खत्म होंगे, शत्रु खत्म होंगे और ऋण भी खत्म होंगे। तो यहाँ पर शत्रुओं की तो हालत खराब हो जाएगी 24 दिसंबर से पहले। लेकिन जैसे ही 24 दिसंबर के अभी हम 24 दिसंबर की बात करते हैं। 24 दिसंबर को जो मंगल की सातवीं दृष्टि है आपके सप्तम स्थान पर रहेगी, लेकिन सप्तम स्थान पर जो 11 दिसंबर तक का जो टाइम रहेगा उसमें शुक्र उपस्थित है, तो आपको निगेटिव नहीं करेगा, आपको वहाँ पर कुछ मतभेद के साथ ही लेकिन काम जो, क्योंकि शुक्र अपने कारक भाव में बैठा है तो मार्कत्व प्रदान नहीं करेगा, कमी कर देगा उसमें, तो इसलिए बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मंगल लगन में आएगा वैसे ही परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं 24 दिसंबर से 31 दिसंबर में मंगल क्या क्या करने वाला है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आपका स्टार्टिंग से 1 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक कैसा फल मंगल देव देने वाले हैं। तो निश्चित रूप से छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद रहेगा, खर्च की अधिकता रहने वाली है, विदेशों से संबंध आपके अच्छे बनेंगे और ऑनलाइन रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको बढ़ोतरी मिलेगी। रोग ऋण शत्रु इस ड्यूरेशन में कम हो जाएंगे और वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा क्योंकि शुक्र अपने कारक स्थान पर बैठा हुआ है। ये 24 दिसंबर तक का जो टाइम है हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा मुझे दिख रहा है मंगल के कारण, केवल मंगल के कारण। लेकिन जो मासिक राशिफल है जिसमें सारे ग्रहों को, सारे भाव को अगर आप नहीं इंक्लूड करेंगे तो ये इनकम्प्लीट मानूंगा मैं। तो यहाँ पर 24 दिसंबर के बाद क्या होगा, राशि परिवर्तन होगा और मंगल लगन में पहुंच जाएंगे। लगन का स्वामी लगन में बैठना और इससे अच्छी बात नहीं होगी, और लगन का स्वामी लगन में बैठ के सुख स्थान को देखेगा लेकिन नीच दृष्टि से देखेगा, तो यहाँ पे माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा। भूमि वाहन मकान में इस ड्यूरेशन में 24 दिसंबर के बाद जो है किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के करना चाहिए, नहीं तो नीच दृष्टि से जब मंगल देव देखेंगे जो कि भूमि वाहन मकान के कारक माने जाते हैं, वो कुछ परेशानियां उत्पन्न कर देंगे जिससे कि आपको मानसिक तनाव उत्पन्न होगी। सातवीं दृष्टि से पत्नी को वाले स्थान को या पति के स्थान को, जीवन साथी के स्थान को जब ये दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर कुछ वैचारिक मतभेद भी सामने आएगा। 11 दिसंबर तक तो बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं देख रहा हूँ, लेकिन 11 दिसंबर के बाद सूर्य जो शुक्र जो कि कारक होता है सप्तम स्थान का, वो अपना राशि परिवर्तन करके अष्टम में चला जाएगा, एक प्रॉब्लम हो, और दूसरा लगन पर ही मंगल की शत्रु दृष्टि पड़ेगी तो ये दूसरी, ये दोनों ही चीज आपके लिए नेगेटिव करेगी। तो ओवरऑल कहा जाए तो लगन में जब मंगल आएंगे तो थोड़ी परेशानी बढ़ेगी, लेकिन कुछ चीजें जरूर आपके लिए सही करेंगी, मानसिक तनाव को ये कम जरूर करेंगे। और यहाँ पर जो चीजें मैंने बताया है, अष्टम दृष्टि से अष्टम स्थान को ही देखेंगे, अपने घर को देखेंगे, तो कुछ रुकावटों के बाद भी लेकिन आपके
पास जो धन होगा वो कहीं ना कहीं से उत्पन्न होगा। और अगर किसी प्रकार के एक्सीडेंट के योग गोचर में आपकी विषंतरी दशा में बन रहे थे तो उसको मिनिमाइज करने की ये कोशिश करेगा पूरा का पूरा। अंतिम परिणाम तो लगन कुंडली और गोचर दोनों को मिलाकर ही चेक किया सकता है। तो ये पूरा मंगल का डिटेल एनालिसिस था। अब हम सूर्य ग्रह की बात करते हैं। देखिए, सूर्य ग्रह 16 दिसंबर के बाद अलग फल देंगे और 16 दिसंबर से पहले अलग फल देंगे। तो पहले 16 दिसंबर से पहले की बात करते हैं सूर्य देव की। तो सूर्य देव जो हैं वो इस समय गोचर में आपके लगन से अष्टम स्थान पर बैठे हैं। तो अष्टम स्थान पर बैठना और वो भी बुध और केतु के साथ बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानूंगा मैं। और मेष लगन के जातकों को इस समय काफ़ी समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। 16 दिसंबर तक का जो टाइम रहेगा वो आपको परेशानियों भरा टाइम रहेगा। अगर आप लीवर या किडनी में स्टोन की समस्याओं से जूझते हैं, परेशानियां हैं आपको, तो वो परेशानियां और बढ़ जाएगी। उदर संबंधित तकलीफ भी सूर्यदेव यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये बहुत अच्छा पोजीशन नहीं है। हालांकि अष्टम स्थान पर सूर्य को कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य की दृष्टि जो सूर्य खुद अष्टम पे बैठेंगे तो परिवार के स्थान को जब देखेंगे केतु के साथ युति करके, तो निश्चित रूप से परिवार में लड़ाई झगड़े होने की संभावना बढ़ेगी। आता हुआ धन भी रुकने की संभावना सूर्यदेव यहाँ पर अकेले करने वाले हैं। अब 16 तारीख के बाद क्या होगा, जब राशि परिवर्तन करके ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में जाएंगे तो लग्नेश के मित्र होने के कारण और एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में चला जाएगा, पंचम त्रिकोण का मालिक जो है नवम त्रिकोण में जाएगा। तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि विद्यार्थी वर्गों के लिए एक अच्छा टाइम यहाँ पर आने वाला है। गोल्डन पीरियड स्टार्ट होगा 16 दिसंबर के बाद। और ये जो टाइम होगा इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आपने सम्मिलित हुए हैं तो आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होने की संभावना भी यहाँ पर देवगुरु, यहाँ पर आत्मकारक प्लैनेट सूर्य जो हैं वो निश्चित रूप से आपको फ़ायदेमंद यहाँ पर देंगे। और पिता के स्वास्थ्य में भी जो उतार चढ़ाव अगर चल रहा था तो उसमें भी सुधार लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मंगल का राशि परिवर्तन माता के स्वास्थ्य में परेशानी यहाँ पर देने वाला है। अब हम शुक्र देव की बात करते हैं। देखिए, शुक्र देव वैसे भी इस लगन कुंडली में मारक माने जाते हैं। एक तो द्वितीय घर के मालिक जो कि मारक स्थान और एक सप्तम का मालिक। और लेकिन जो ग्रंथों में लिखा हुआ है उसके हिसाब से सप्तम स्थान जो है गुरु शुक्र का कारक माना जाता है। और सप्तम स्थान पर शुक्र खुद अगर विराजमान हो तो मारक नहीं बनते हैं। और ये लगभग 10 दिसंबर तक रहेंगे। 11 दिसंबर को जाके ये प्रॉब्लम करेंगे, ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और सप्तम स्थान पर जब तक ये उपस्थित है तब तक आपके लिए कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। पार्टनरशिप में लाभ उत्पन्न करेंगे, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी कार्य को बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही 11 दिसंबर बीतेगा वैसे ही आप ये मान के चलिए कि जो मेष लगन वाले जातक हैं उनके लिए चाहे वो लॉकडाउन की स्थिति बनने वाली हो या चाहे कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी जिसके कारण प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएंगी, दैनिक रोजगार में उतार चढ़ाव आ जाएगा। तो ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानूंगा। और इस टाइम में और ज़्यादा निगेटिविटी हो जाएगी जब मंगल देव 24 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके लगन में आएंगे तो इसमें और आप देखिएगा नुकसान होता हुआ आपको प्रतीत होगा। तो ये एक टाइम ये शुक्र के बारे में ये पूरा था। अब हम बुध की बात करते हैं। तो देखिए, बुध भी इस लगन कुंडली में मारक होता है। क्यों होता है मारक? एक तो तृतीय स्थान का मालिक, एक छठवें घर का मालिक, दोनों ही मारक स्थान है। और मारक स्थान होकर ये देखा जाए मारक स्थान पे ही विराजमान है। 1 दिसंबर का अगर हम चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर हमें जो केतु है, सूर्य केतु और बुध तीनों की युति हमें दिखाई देंगी अष्टम में आपके लगन से। तो यहाँ पर जो बुध देव हैं वो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा फल यहाँ पर नहीं देने वाले हैं। सूर्य से युक्त हैं, कुछ टाइम यहाँ पर अस्त भी रहेंगे। तो निश्चित रूप से आपको अगर कंपटीशन में बात किया जाए तो कंपटीशन में असफलता के योग बनाएंगे बुध के कारण। 17 दिसंबर के बाद जो है बहुत बढ़िया स्थिति नहीं बन रही है हर तरीके से मैं देख रहा हूँ। तो एक चीज़ तो मैं ये कह सकता हूँ कि 16 तारीख तक का टाइम जो है बहुत बढ़िया है। 16 तारीख के बाद का जो
टाइम है वो टाइम बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद जैसे ही लग्नेश लगन में आएंगे तो काफ़ी चीज़ों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने टाइटल में भी लिखा है कि अब अच्छा समय आएगा। बुध के बाद हम बात करते हैं शनि और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति। तो शनि और देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने एक ही जगह पर रहेंगे, दशम में रहेंगे आपके, और बृहस्पति का भी वो कारक है, शनि का भी कारक स्थान है, तो मार्कत्व में कमी करेंगे और दोनों ही से रिलेटेड पॉजिटिव परिणाम भी आपको देने वाले हैं। तो शनि और देवगुरु बृहस्पति, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का नीच भंग हो रहा है तो ये भी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और थोड़ा सा जो रोजगार के क्षेत्र में, भले ही स्वगृही शनि देव यहाँ पर है, लेकिन गोचर में जो नीच के बृहस्पति हैं वो यहाँ पर कुछ परेशानियों का सामना भी कराएंगे। भले ही इनका नीच भंग हो रहा है, लेकिन कुछ कठिनाइयाँ आपको नौकरी व्यवसाय में देखने को मिलेगी। इसके अलावा राहु केतु का राशि परिवर्तन ऑलरेडी डिटेल में पूरा बताया है, एक एक हाउस, एक एक लगन वाले जातकों के लिए बताया है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो ये पूरा जो चेंजिंग आ रहा है ये प्रत्येक ग्रहों के हिसाब से तो मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं प्रत्येक भाव पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो फर्स्ट हाउस की बात करते हैं। तो फर्स्ट हाउस के लिए तो ऑलरेडी जो भी मैंने बताया है वो फर्स्ट हाउस के रिस्पेक्ट में ही बताया है। सीधे हम सेकंड हाउस की बात करते हैं। देखिए, कुंडली का जो दूसरा घर होता है वो क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। मेरे वीडियो अगर आप लगातार देख रहे हैं तो अब तक आपको याद भी हो जाना चाहिए किस हाउस से क्या क्या देखा जाता है। तो सेकंड हाउस जो होता है उससे धन को देखा जाता है, परिवार को देखा जाता है, वाणी को देखा जाता है, दाएं नेत्र को देखा जाता है। और सेकंड हाउस जो होता है वो उसमें आपका राहु पूरे महीने यहाँ पर रहेगा, और राहु आपका 1 दिसंबर को भी रहेगा और महीने का जो अंतिम दिन है उसमें भी रहेगा। राहु का द्वितीय स्थान पर अपने मित्र राशि में बैठना तो अच्छा है, किसी ना किसी तरीके से धन लाभ की स्थिति करेगा, लेकिन परिवार में विवाद की स्थिति यही राहु उत्पन्न करेगा। आपसे ना चाहते हुए भी आपसे कई बार झूठ भी बुलवाएगा। तो राहु का द्वितीय स्थान पर धन के लिए तो ठीक है, लेकिन परिवार से बिछड़ने की भी कंडीशन यहाँ हो सकती है। परिवार से कुछ सेपरेशन करा सकता है, पढ़ाई, परिवार में कुछ लड़ाई झगड़े भी कराने की कोशिश ये कर सकता है। और दाईं नेत्र में भी ये पीड़ा देने के प्रबल योग बना रहा है। तृतीय घर की बात करते हैं, थर्ड हाउस की बात करते हैं। देखिए, तृतीय, इसीलिए मैं डिस्प्ले में हर हाउस को दिखा रहा हूँ, हर ग्रहों का प्रयोग भी दिखा रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख रहा हूँ। और डिस्क्रिप्शन इस बार मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है ताकि हिंदी में जो लोग सुनते हैं वो सुने। जो इंग्लिश में कई बार कमेंट आ जाता है, प्लीज़ राइट एटलीस्ट वर्ड इन इंग्लिश, तो उनके लिए अब अच्छा रहेगा। जो हिंदी जानते हैं वो तो सुनकर समझ लेंगे, जिन्हें इंग्लिश वाले जिनको इंग्लिश में समझना है तो नीचे दिया गया है डिस्प्ले में, और उसके हिसाब से वो चेक करेंगे। तो थर्ड हाउस जो होता है वो आपके पराक्रम का हाउस होता है, मंगल इसका कारक ग्रह माना जाता है। और तृतीय स्थान पर देखा जाए तो एक तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी पड़ेगी, और साथ में यहाँ पर केतु ऑलरेडी, केतु की दृष्टि नहीं पड़ने वाली है, लेकिन मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी ये थोड़ा टाइम के लिए भाई बहनों से प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है। नेम फेम में कुछ कमी यहाँ पर दिला सकता है, या अकस्मात छोटे भाई बहनों की तबीयत खराब होकर अस्पताल में खर्च कराना, किसी प्रकार का खर्च कराना, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, ऐसे कुछ काम यहाँ पर थर्ड हाउस से निकल कर आ रहा है। तो थर्ड हाउस की जो कंडीशन है वो बहुत बढ़िया मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। लगन में आने के बाद थर्ड हाउस की स्थिति सही होगी, लेकिन बाकी सेवन्थ हाउस की स्थिति जो है वहाँ पर खराब होने लगेगी। अब हम फोर्थ हाउस की बात करते हैं, चतुर्थ भाव। कुंडली का, मेष लगन की कुंडली में चतुर्थ भाव का फल क्या होगा। देखिए, चतुर्थ भाव पे अगर आप ध्यान दीजिए तो चतुर्थ भाव का मालिक चंद्रमा है, और चंद्रमा लगातार क्या करता है, घूमता है। और ये जो आपका लग्नेश है वो चंद्रमा के घर में जाते ही नीच का हो जाता है। तो इसलिए अगर देखा जाए यहाँ पर कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है
इस पर उच्च के बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, यानी बृहस्पति नीच के ज़रूर है लेकिन उच्च दृष्टि से आपके चतुर्थ स्थान को देखेंगे। और अति योग कारक, तो धार्मिक कार्यों के कारण सुख की अनुभूति होना, धार्मिक प्रवचनों में पार्टिसिपेट करना, चाहे वो दूर संचार माध्यमों के थ्रू हो या आप खुद जाकर किसी समारोह में धार्मिक कार्यों में संलिप्त रहें, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और शनि के साथ जब बृहस्पति आ रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको सप्तम चतुर्थ स्थान से रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन 24 तारीख के बाद जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा, कुछ इसमें वेरिएशन भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल रिजल्ट अच्छे रहेंगे, चौथे हाउस से रिलेटेड, चौथे भाव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब हम आप बात करते हैं पंचम भाव से रिलेटेड क्या होगा। तो देखिए, फिफ्थ हाउस जो कुंडली का आपको दिखाई दे रहा है, फिफ्थ हाउस का जो मालिक है वो सूर्य देव है, और सूर्य देव तो ऑलरेडी अष्टम में बैठे हैं, तो शिक्षा में प्रॉब्लम, प्रेम प्रसंग में ब्रेक होना और साथ में उदर संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाना, ये एक जनरल सी बात है जो कि हो के रहेगा। और जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तब जाकर शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छा परिणाम मिलना, ये सब चीज़ें गोचर वाइज यहाँ पर देवगुरु जो ग्रहों के जो राजा हैं सूर्य, वो यहाँ पर करेंगे। तो सूर्य पंचम स्थान से रिलेटेड स्टार्टिंग में यानी 16 तारीख तक पंचम का फल आपको अच्छा नहीं मिलने वाला है, 16 तारीख के बाद पंचम का फल अच्छा मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं छठवें भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और क्या फल मिल रहा है। तो देखिए, छठवें घर पे एक तो राहु की पंचम दृष्टि, मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो इस कारण से रोग ऋण शत्रु यहाँ पर आपके कम हो जाएंगे। यानी फिफ्थ सिक्स्थ हाउस क्या होता है, आपका रोग ऋण शत्रु का घर होता है। और इस पर दोनों ही सेपरेटिंग प्लैनेट, एक मंगल और एक राहु, जब दोनों एक पॉइंट पर देखेंगे तो एक प्रकार से अंगारक दोष वहाँ जनरेट करेंगे। एक ही पॉइंट पर दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो उस पॉइंट पर आग लगने, यानी सिक्स्थ हाउस में आग लग जाएगा, यानी शत्रुओं में पूरा आग लग जाएगा, शत्रुओं का दमन आप कर देंगे। तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये राहु तो एटलीस्ट पूरे 1.5 साल तक लगभग इसकी स्थिति यहीं पर रहेगी। तो राहु आपको लगातार धन उपलब्धि भी कराएगा, रोग ऋण शत्रु से भी आपको मुक्त कराएगा। लेकिन राहु क्योंकि द्वितीय स्थान पर बैठा है, लेकिन चाहते हुए भी आपके मुख से झूठ भी बुलवाने की कोशिश करेगा। सप्तम स्थान की ऑलरेडी बात कर चुका हूं। सप्तम स्थान पर शुक्र का अपने कारक स्थान पर बैठा है, मार्कत्व में कमी करेगा, वैवाहिक जीवन में अच्छा रहेगा और साथ में पार्टनरशिप से लाभ भी देगा। लेकिन 11 दिसंबर को जब इनका राशि परिवर्तन होगा तब जाकर यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एक के बाद आपको देखने को मिलेगा, चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो। इसके बाद अष्टम स्थान की बात करें, देखिए, आपका जो अष्टम स्थान है सबसे ज़्यादा पीड़ित है। अकेला केतु अगर अष्टम स्थान पर बैठ जाए तो जातक मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजरता रहता है। तो राहु जहां आपको बेनिफिट दे रहा है वहां पर केतु यहां पर नुकसान कर रहा है। और केतु के साथ जो सूर्य और बुध है, ये इनका जो कॉम्बिनेशन है, तब तक तो थोड़ी आपको मदद ज़रूर मिलेगी। लेकिन जैसे ही ये दोनों राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य का राशि परिवर्तन 16 दिसंबर को और बुध को 17 दिसंबर को होगा, तब जाकर आपका केतु जब अकेले यहाँ पर बैठ जाएगा तो मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। और कई लोगों को जो है स्लीपिंग पिल्स खाने की भी आदत बना देगा या किसी प्रकार के नारकोटिक एक्शंस में इन्वॉल्व कर देगा, चाहे वो मेडिसिन के फॉर्म में हो, चाहे वो ड्रग्स के फॉर्म में हो। ऐसा कुंडली बता रही है कि ऐसा कुछ ना कुछ आपको एंजाइटी हो जाना या डिसऑर्डर हो जाना, ये परेशानियां उत्पन्न होंगी जब सूर्य और बुध दोनों जब बाहर निकल जाएंगे। नवम भाव से संबंधित क्या फल मिलेगा, देखिए, नवम भाव जो होता है वो ऑलरेडी आपको पता है
छोटी मोटी यात्राओं का होता है, पिता का स्थान होता है, और साथ में आपके भाग्य का स्थान होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन संक्षेप में 3 चीज़ को समझना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर सूर्य देव पहुँचेंगे 16 दिसंबर के बाद, और जैसे ही सूर्य देव यहाँ पर पहुँचेंगे अपने मित्र बृहस्पति की राशि में, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा परिणाम तो नहीं देंगे, लेकिन धार्मिक कार्यों में संलिप्त रखेंगे, और साथ में जो आपके पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात प्रॉब्लम होगा, और जो अगर वो हार्ट की समस्याओं से पीड़ित हैं तो हार्ट की समस्याएं और यहाँ पर बढ़ेंगी, और छोटी दूरी की यात्राएं जो होंगी, हालांकि सुखप्रद होगा, जिस काम से आप छोटी मोटी दूरी की यात्राएं करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगा, लेकिन सूर्य का अपने मित्र बृहस्पति के घर में बैठना, योग कारक होना है, तो दिख तो रहा है कि ये अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन ये ओवरऑल ये जो पोजीशन बन रही है वो बहुत बढ़िया पोजीशन यहाँ पर अभी मैं नहीं कहूँगा। तो कुछ नुकसान के साथ साथ ही काम यहाँ पर बनेगा, पिता को कष्ट और बाकी हर चीज़ में आपको बेनिफिट भी देने का काम यहाँ पर देवगुरु जो ग्रहों के राजा सूर्य हैं वो यहाँ पर करने वाले हैं। दशम भाव पे देखा जाए तो दशम भाव पे ऑलरेडी बता चुका हूँ, शनि और बृहस्पति की युति बन चुकी है, और दशम स्थान जो होता है इनका कारक स्थान है। कारक स्थान पे कोई प्लैनेट हो तो मार्कत में कमी आती है, और कारक स्थान पे बैठने के कारण जो है आपको निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ कठिनाइयों के साथ ही सही, लेकिन जिनको जॉब नहीं मिल रही थी उनके जॉब के नए अवसर मिलेंगे। और साथ में शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो मंगल पर पड़ेगी, तो यहाँ पर स्थान परिवर्तन का भी आंशिक योग बन रहा है दशम भाव में। एकादश भाव की बात किया जाए, देखिए एकादश का जो मालिक है वो शनि है, और मेष लगन की कुंडली में शनि मारक नहीं बनता है। आप पूछिएगा ऐसा क्यों होता है, तो दशम स्थान जो होता है वो शनि का, केंद्र का स्थान शनि को मिला, एकादश का स्थान शनि को मिला, तो एक अच्छा घर एक बुरा घर, तो ये न्यूट्रल प्लैनेट हुआ इस लगन की कुंडली में। हालांकि शनि की मंगल से दुश्मनी है, लेकिन मंगल देवता जो यहाँ पर हैं वो शनि देवता को 2 स्थान दिए हैं, एक तो दशम स्थान और एक एकादश स्थान। तो गोचर के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, तीसरी दृष्टि, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, विदेशों से इनकम के पूरे योग भी यहाँ पर बनने वाले हैं। और अंतिम भाव की बात किया जाए तो जो मंगल है वो द्वादश स्थान पर है, और इस पर केतु की 5वीं दृष्टि भी आपको दिखाई देगी, और शनि की तीसरी दृष्टि भी आपको दिखेगी। तो काफ़ी यानी 3 कंजुगेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो छोटे भाई बहनों से मतभेद होना, उन पर खर्च होना, ये सारी चीज़ें जो रहेंगी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मेष लगन में लगभग इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर बनेंगी। तो ये था पूरा मेष लगन का पूरा दिसंबर मंथ कैसा बीतेगा। और इसका कस्टमाइज राशिफल अगर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप संख्या 9818318303 पर इसका रिक्वेस्ट डालिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरे 1 महीने का आप ट्रायल कीजिए, तसल्ली कीजिए कि जो रिपोर्ट जनरेट हो रहा है वो आपके अनुकूल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप इसका 1 मंथ का ट्रायल आप एक्टिवेट करवा लीजिए, और निश्चित रूप से आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। मेरा लगातार यही प्रयास है कि जब मैं राशिफल बनाऊं तो उसमें कंटेंट जो है ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन आपको पूरे वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखना चाहिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से पूछना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।